और 18 अक्टूबर को यहाँ कराची में PDM का प्लेटफॉर्म ने हमें ये इज़्ज़त बख्शी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो साने कारसाज के दिन हैं, हमारा शोधा के याद में जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी है हमारी जमहूरियत के लिए, 1973 की आइन की बहाली के लिए, उनके याद में इंशाअल्लाह ताला कायद के मज़ार पे हम PDM का जलसा कराची में करेंगे और सब मिल के सारे पाकिस्तान के जो जमहूरी जमातें हैं, जमहूरी जो अवाम के वोट के लिए, अवाम के हकूक़ के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए जदोजहद कर रहे हैं, हम सब एक प्लेटफॉर्म से अपना आवाज़ बुलंद करेंगे इस हुकूमत के ख़िलाफ़, इस सिलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, इस हुकूमत के सहूलतकारों के ख़िलाफ़ को वार्न करेंगे कि हमें अपना जमहूरियत वापस चाहिए, जिस जमहूरियत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने, इस मुल्क के सारे जो सियासी और जमहूरी पार्टी है उनके कारकुन ने, हमारे क़यादत ने कुर्बानी दी है। वो हुकूक, चाहे वो हमारे अवाम का वोट का हक हो, हमारे अवाम का बोलने का आज़ादी हो, मीडिया का आज़ादी हो, हमारे वो सारे के सारे बुनियादी हुकूक हैं जिसके ना होने की वजह से आज हमारे अवाम मुश्किलात के सामना कर रहे हैं। हमारा मुल्क हर फोरम पे, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी का फोरम हो, चाहे वो मुआशी एकोनॉमिक फोरम हो या गवर्नेंस पे हो, हम इसलिए नाकाम हो रहे हैं, इसलिए हमने एक नालायक, नाअहल सेलेक्टेड हुक्मरान ज़बरदस्ती इस कौम पे उस ओहदा पे बैठा है जो जिसमें ना वो सलाहियत है कि वो ये काम कर सके, और जिसका नतीजा, जिसका नुकसान आप सब भुगत रहे हैं। जो सबसे लेटेस्ट हमला इस हुकूमत ने सिंध पे किया है, हम उस पे सख्त अंदाज में मज़ाहमत करते हैं। कोई भी पाकिस्तानी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई भी आइन पे मानने वाले ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत रात के अंधेरों में मेरे सूबे पे या बलूचिस्तान और सिंध के जो आइलैंड्स हैं उन पे कब्ज़ा करने की कोशिश करे। इसका सख्त मज़ाहमत हम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, मुतालबा करते हैं कि ये गैर आइनी ऑर्डिनेंस वापस लो। आज अब इस तरीके से कुछ आइलैंड्स को कब्ज़ा कर रहे हो, कल आप उमरकोट को, बदीन को, खैरपुर को ऐसा कब्ज़ा कर देंगे। इस तरीके से आपका वो सोच ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है। एक क्रिकेटर को आप वज़ीर आज़म बनाते हो तो फिर आपको वो समझ नहीं आता कि इस किस्म के हरकतों से, इस किस्म के बचकाना हरकतों से क्या क्या नुकसान हो सकता है एक वफाकी निज़ाम को, एक वफाकी आईनी निज़ाम को। और पूरा सूबा ने एक आवाज़ हो के इस स्टेप को मज़म्मत किया है, और हम आज तक जो रहता है इसमें यह है कि हुकूमत अपना गलती माने और हुकूमत ये जो ऑर्डिनेंस है वो फ़ौरन वापस ले ले। हम किसी भी सूरत में अपना एक भी इस ज़मीन का एक भी टुकड़ा आपको गैर आइनी तरीके से एनेक्स नहीं करने देंगे। हम आपके जो रवैया है ये गैर जमहूरी रवैया है, चाहे वो आप एक छोटा सा इस किस्म का डेवलपमेंट का काम पे उतर आते हो और वफाक को हिला देते हो, आप अपना मुखालिफिन के भुग्स में आपके इंतकामी इंतकामी सियासत पे उतर आते हो और आपको पता ही नहीं चलता, और आपने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पे सेडिशन के चार्जेस लगा दिए हैं। आप इस मुल्क आपका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब वक्त आ गया है, अवाम तो नहीं घबरा रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि इमरान खान को घबराना पड़ेगा।
کہ عوام آپ کا ظلم اب برداشت نہیں کر سکتے. ہر دن ایک نیا ظلم آپ کرتے ہو. اور دن بدن ہمارا جو بجلی کی پرائسز ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارا صوبہ کو اس کا گیس کا حصہ نہیں دی جا رہی ہے جو ہمارا آئینی حق ہے, اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. عوام جائے تو کہاں جائے؟ آٹا کو بحران ہو, ویٹ کا بحران ہو, شوگر کے پرائسز کو دیکھیں, کھانے پینے کے اشیاء کو دیکھیں. اس حکومت نے ہمارے عوام کو دیوار سے لگا دیا ہے, دیوار سے لگا دیا ہے. NFC شہر نہیں دیتی, ہر صوبہ کو اپنا حصہ نہیں مل رہا ہے, جس کی وجہ سے چاہے وہ صحت کا نظام ہو, چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کا نظام ہو, چاہے وہ ایجوکیشن کا نظام ہو, ہر صوبہ میں اس وفاقی حکومت کا نالائکی کا نقصان ہو رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے اس حکومت کے خلاف آواز اٹھائی ہے, اس حکومت کے سہولت کاروں کے خلاف آواز اٹھائی ہے, اور آج تک اپنے موقف پہ قائم ہے کہ ہمیں عوامی حکومت لے آنا پڑے گا, جمہوری نظام واپس لے کر آنا پڑے گا. جمہوری نظام میں ہمارے عوام کا اسٹیک ہوتا ہے, جمہوری نظام میں ہمارا عوام کا سنا جاتا ہے. اس نظام میں ہمارا عوام کا کوئی اسٹیک نہیں ہے, وہ اپنے مسائل کسی بھی فورم پہ اٹھا نہیں سکتے. ہمارا پارلیمان ربر سٹیمپ میں تبدیل کر چکا ہے. ایک آمرانہ طریقہ کار جو یہ اسپیکر نے اپنایا ہے اس حکومت کے کہنے پہ, وہ فورم پہ اس فورم پہ ہم عوام کے مسائل نہیں اٹھا سکتے. ٹی وی چینلز پہ آ جاتے ہیں, آپ کے میڈیا چینلز پہ آ جاتے ہیں, ہمارا انٹرویوز کو سینسر کر دیتے ہیں. ہم احتجاج پہ اتر آتے ہیں, جلسے جلوس پہ آتے ہیں کہ ہم اپنے عوام کے درمیان میں آ کے ان کے ساتھ ہمارا سولیڈیرٹی دکھا سکے. آپ انتقامی سلوک شروع کر دیتے ہیں. اس قسم کی جو فیشسٹ رژیم ہے, جو اتھارٹیرین رژیم ہے, وہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا. اب ان کی گنتی شروع ہو چکی ہے, اور انشاءاللہ تعالی سارے جو اس ملک کے جمہوری جماعتیں ہیں, ہم مل کے اس نااہل نااہل حکومت کو ختم کر دیں گے. ایک جمہوری نظام لے کر آئیں گے جس کے تھرو ہم اپنے عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں. نہیں, بالکل خبردار, ایبسولوٹلی ناٹ. یہ ایسے ہو نہیں سکتا, میں ان سے ملیں گا بھی نہیں. واپس لو اپنا آرڈیننس. میرا حکومت کا نیت صاف ہے, میرا حکومت ایک اچھی نیت کے ساتھ کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے, لیکن ہم کسی بھی غیر آئینی انداز میں کسی کنورسیشن بھی شروع نہیں کر سکتے. تو آپ یہ بھول جائے, جس نیت کے ساتھ حکومت آپ کے ساتھ کام کرنے چاہ رہے تھے, آپ کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اپنے رات کے اندھیروں میں ایک آرڈیننس کے تحت ہمارے آئلینڈز پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. نہ صرف ہمارا آئلینڈز ہو جاتا ہے, یہ پورا پھر کوسٹل بیلٹ آ جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ نہ صرف سندھ کے آئلینڈز آپ قبضہ کر دیں گے, مگر بلوچستان کے آئلینڈز بھی قبضہ کر دیں گے. واپس لو. میرا پہلا مطالبہ ہے کہ ان کو اپنا غیر آئینی غیر جمہوری آرڈیننس کو فوراً واپس لینا چاہیے. ہمارے جو کراچی کے عوام ہیں, ان کا وہ جو اس صوبے کے عوام ہے, خاص طور پہ اس شہر پہ جہاں یہ ڈیولپمنٹ, یہ جو منصوبے کرنے چاہ رہے ہیں, وہ ان پہ نیت پہ بھی شک کرنے شروع ہو گئے ہیں. ان کا پہلے بھی ہمارا جو ایکسپیرینس ہے وہ صحیح نہیں رہا. ملیر کا کراچی کا پیسہ آج تک سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے. ان کا پیسہ ان کو دلوا دے تاکہ ہم ان کو پانی کا منصوبہ دے سکتے ہیں, ان کے کچرے اٹھا سکتے ہیں, ان کے حق ہے اس پیسہ پہ, وہ بھی آپ نے نہیں دیا. فوراً آپ نے وہ جو وعدہ ہے, وہ جو ان کا چیز ہے, ان کا حق دلوا دے. جو جہاں پہ آپ پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہیں, ان آئلینڈز پہ ماہی گیر رہتے ہیں.
आपने उनसे पूछना है वो क्या करना चाहते हैं। आपके हमारे जो माहीगीर है वो तो सख्त नाराज है हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से, उनका फिशिंग पॉलिसी पे वो नाराज है। उनको अपना फिशिंग पॉलिसी को भी तब्दील करना पड़ेगा, जो पे हमारे सारे के सारे माहीगीर सरापा एहतजाज है। आप भूल जाए, हम आपके साथ, हम इस हुकूमत के साथ इन सूरत हाल में बिल्कुल बात नहीं कर सकते हैं। अब हमने अपने अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमें कोई इरादा नहीं था, मेरे ख्याल में किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये हुकूमत इस किस्म का हरकत कर सकता, लेकिन जिस तरीके से ये अब हो चुका है और आज तक इतने दिन गुजर चुके हैं, इतना मुतनाज़ा इशू बना हुआ है, मेरा पूरा सूबा सरापा एहतजाज है और वो आज तक अपना ऑर्डिनेंस वापस भी नहीं लिए हैं। तो ये कैसे बात कर सकते हैं? मैं क्यों उनसे बात करें, किस चीज़ पे बात करें? सो नॉन स्टार्टर वहाँ बात सॉरी किसी अच्छा जिस तरह आपने तो उनका ये कहना था कि मैं इसीलिए फौज मेरे साथ है कि मैं करप्शन नहीं करता, और दूसरा ये उन्होंने ये भी कहा है कि आप जितने बड़े जलसे कर लो, आप 2 साल जलसे करो, मैं एक ऐसा जलसा करूंगा आपसे बड़ा जलसा हो जाएगा, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो आपकी ब्लैक मनी में नहीं आएगा। अच्छा, एक तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान को, हमारे इदारे को, ख़ासतौर हमारा फ़ौज को एक सियासी प्रॉप की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर चीज़ पे, हर जगह पे हमारा फ़ौज हमारे साथ है, ये इदारा हमारे साथ है, फलाह के इदारे हमारे साथ है। ये किसी एक जमात का इदारा नहीं होते, ये हर पाकिस्तानी के इदारे होते हैं। तो फौरी तौर पे इमरान खान को अपनी सियासी बयानबाजी को पहले दुरुस्त करना चाहिए, और फ़ौज का काम नहीं होता कि करप्शन को देखना। वो तो आपने नैब और कोर्ट्स और बाकी इदारे बनाए हैं उस काम के लिए, और उस काम के अगर आपने करप्शन नहीं की तो क्यों भाग रहे हो? आप इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज को से क्यों भाग रहे हो? अगर खान ने, इमरान ने करप्शन नहीं की तो आज तक पेशावर मेट्रो पे जिनके बसेस जल रहे हैं, सरे आम पेशावर मेट्रो के बसेस जो इमरान खान ने ऑर्गेनाइज किया है, उनको आग लग रही है खुद ब खुद। उस पर आप नैब का इंक्वायरी नहीं कर रहे हो। आपकी अपनी बहन के खिलाफ आप इंक्वायरी तो फिर करें, आप इतना साफ और शफाफ हो। आप उस सिलाई मशीन से जो अमराते बन रहे थे उसका जवाब दो। जहांगीर तरीन तो लंदन में मजा कर रहा है, उसका हिसाब किताब का क्या हुआ? आपका अबराज ग्रुप का के इलेक्ट्रिक जो आज तक मेरे कराची के अवाम खून चूस रहे हैं, उनका आपने एहतसाब किया है क्यों नहीं? इसलिए तू करप्शन करते हो, तो तेरे जो इत्तेहादी है, जो आपके कैबिना मेंबर्स है, तू सारे के सारे करप्ट है, करप्ट तरीन है। इंटरनेशनल एमनेस्टी क्या, ये करप्शन का जो इदारा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उन्होंने कहलवाया है कि इमरान खान का दौर सबसे करप्ट तरीन दौर रहा है, और आज भी अवाम को पता है वो सबसे ज्यादा महंगाई का सामना कर रहे हैं। इमरान खान खुद कहता था कि जब महंगाई बढ़ती है तो फिर उसका मतलब वजीर आजम करप्ट। तो इमरान खान ना सिर्फ करप्ट है, करप्ट तरीन हुकूमत का वजीर आजम है। वो खुद कहता था कि सबसे इस पे काउंट होता है कि कौन बैठा है वजीर आजम की कुर्सी पे। तो आज वजीर आजम इमरान खान वजीर आजम की कुर्सी पे बैठा है। अगर कोई भी वजीर करप्शन कर देता है तो वजीर आजम इमरान खान को जवाब देना पड़ेगा। पूरा का पूरा बुजदार का हुकूमत बैठा हुआ है, दोनों हाथों से पंजाब के अवाम से चोरी कर रहे हैं। हर पोस्टिंग पे पैसा लिया जाता है, पता नहीं कहां से वो चलाए जाते हैं। करप्ट नहीं है, ये तो मजाक ना करे। हम सब जानते हैं कि आप कितने करप्ट हो, और इस मुल्क में हम बहुत जेनरेशन से ये देख रहे हैं कि करप्शन सिर्फ मसला है अगर आप राइट साइड पे नहीं हो। आज आप राइट साइड पे हो, कोई इश्यू नहीं है। कल आप राइट साइड पे नहीं होंगे तो फिर हम देख लेंगे।
जहाँ तक हमारा एहतजाजी मुहिम है, जिस तरीके से हुकूमत और हुकूमत के सहूलतकारों इस वक्त घबराए हुए हैं, बौखला रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हो कि हमारा इस कोशिश में और माजी में के कोशिशों में कुछ तो फ़र्क है। अब हमारा तो ख्वाहिश ये है कि हम इस मुल्क के अवाम को इस मुसीबत से निकालें, उनको उनके मसाइल जो हर तरफ परेशान कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम को, हम उनके लिए उनका मसाइल में कमी लेकर आए, जो कि हम समझते सिर्फ तब होता है जब आपका जमहूरी निज़ाम है। जब आपका जमहूरी निज़ाम होता है तो फिर आपका अकाउंटेबिलिटी भी होता है। जब आपका जमहूरी निज़ाम होता है तो हर किसी को आज़ादी भी होता है। तो इस निज़ाम में जो आजकल जिसमें हम सब जी रहे हैं, जिसमें ना आप आज़ाद, ना मैं आज़ाद, ना किसान आज़ाद, ना मज़दूर आज़ाद, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हम भरपूर तरीके से एहतजाज करने को तैयार है। हमारा ABC का जो डॉक्यूमेंट है वो आपके सामने है, जिसमें हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन का ऑप्शन और इस्तीफ़ों के ऑप्शन दोनों मौजूद है। हम सब जेल जाने को भी तैयार है, इनके झूठे इल्ज़ामात को भुगतने भी तैयार है। ये हम इस किस्म की कठपुतली निज़ाम से ना माजी में डरे हैं, ना आज डरेंगे। जिस जमात ने ना ज़िया उल हक से या याह्या खान से या मुशर्रफ से डरा, उस क्रिकेटर को से तो थोड़ी डरेंगे हम। मैंने ये सवाल है कि जैसे अभी आपने डिज़ायर पे फरमाया आइडेंटिटी इशू के, तो एक इस वक्त ये भी ऑप्शन मौजूद है कि सिंध असेंबली खुद इस ऑर्डिनेंस को रिपील भी कर सकती है। सीएम साहब भी मौजूद हैं, तो खुद सिंध असेंबली का इजलास बुला कर भी क्योंकि सिंध की मुंतखब हुकूमत है, सिंध के अवाम ने वोट किया है और सिंध का अवाम ये समझता है कि सिंध हुकूमत उनकी मुहाफ़िज़ है, बिल्कुल उनकी हिफाजत करे, तो सिंध असेंबली का इजलास बुला कर भी सदारती ऑर्डिनेंस को रिपील किया जा सकता है। हम हर फोरम पे इस गैर आइनी ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ हर कदम को अपनाने को तैयार है। जहाँ तक मेरा इल्म है, जब ये ऑर्डिनेंस पेश होते हैं तो हम सिर्फ सेनेट और नेशनल असेंबली में उनको रद्द कर सकते हैं, मगर अगर ऐसा भी कोई ऑप्शन है तो इसको भी हम देखेंगे। ये मैं पहली बार आपसे सुन रहा हूँ कि कोई सूबा भी ऑर्डिनेंस रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा एक तो हम नेशनल असेंबली में शायद हमने जमा भी किया, सेनेट भी उनका सेशन बुलाए जा रहे हैं, वहाँ भी हम चैलेंज करेंगे। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इतना इंसल्टिंग ऑर्डिनेंस है, ये इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल और ऑब्नॉक्शियस ऑर्डिनेंस है कि हमें उस पॉइंट पे रिजेक्ट करने से पहले ये खुद इसको वापस ले लेंगे और मान लेंगे कि इस किस्म का जो गलती है ये हम ना कर सकते हैं। इसका आईनी और दूसरे जो कॉनोटेशंस है वो बहुत बुरे हैं। कोई इशू बताए वफाक की तरफ से तो उसकी गवर्नमेंट उनके आवाम से शेयर करती है, फाइनेंस का इशू हो, पानी का इशू हो और बहुत सारे इशू होते हैं। ये इशू पिछले 4 महीने से मेरे साथी ने सवाल किया था, 4 महीने से था, ये 4 ही महीने हम सवाल करते रहते थे, हम छापते रहते, लिखते रहते। सीएम साहब से सवाल किया था, बहुत सारे मिनिस्टरों से सवाल किया था कि क्या वफाकी हुकूमत आपसे रास्ता क्या है आइलैंड के इशू पे, तो हमें रिप्लाई ये होता था कि उनका कोई रास्ता नहीं है। सिंध काबीना का इजलास हुआ, उसमें इसकी मंजूरी हुई थी, उनको गवर्नमेंट की इजाजत मिली थी, उसकी पूरी एजेंडा काफी हमें मिली थी, उसमें कोई जिक्र नहीं था, ब्रीफिंग में जिक्र नहीं था। तो 4 महीना अगर आप छुपाते नहीं, सिंध के अवाम को बताते, तो आज उनको रोड पे निकलने की क्यों? हमने किसी चीज़ को नहीं छुपाया। जितना ही सरप्राइज आपके लिए और मेरे लिए और हुकूमत के लिए ये ऑर्डिनेंस था, वो सब के लिए एक हमारे मुंह पे तमाशा था। ये एक इतना ऑब्नॉक्शियस, और ये एक तरीका होता है आपका ऑर्डिनेंस का, आपको इसको प्रेस में भी ले आना पड़ता है, छापना भी पड़ता है। ये सितंबर 1 से कोई ऑर्डिनेंस निकल के भी गया, ना आपको पता ना मुझे पता, तो कुछ तो इनकी नीयत में कोई their intentions were not their intentions were not clear। हमारे साथ कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ। हम जैसे आपने देखा, उनका कोई वजीर बयान दे देता था, कोई दूसरा बंदा बयान देता था कि हम ये करने जा रहे हैं,
ये जहाँ तक मुझे पता था उससे जैसे आपको शक होता था, हमसे शक होता था, जिस पे सिंध हुकूमत ने कहा ये आपका सरजमीन नहीं है, ये सिंध का सरजमीन है, हम आपके इंगेज करने को तैयार है। लेकिन अब जो उन्होंने एक गैर आईनी हमला किया है, इसके बाद हम इंगेज करने को भी तैयार नहीं हैं। मैंने आपके सामने जो इस सवाल के पहले जो मैंने हमारे अवाम के मुतालबात है वो भी उनके सामने रख लिया है। I can't emphasize enough कि ये कितना ही एक obnoxious move है। इनके पास ये इख्तियार ही नहीं है। वो क्या समझते हैं वो कि जिसकी जैसी उनकी मर्जी वो अपने बॉर्डर्स बना सकते हैं। दुनिया ऐसे नहीं चलता। और हमारा जो जियोग्राफी है वो हिस्टोरिकल जियोग्राफी है, वो इनका किसी ऑर्डिनेंस से ऐसे तब्दील नहीं होता। मेरा सवाल आपसे ये है कि हुकूमत में इतनी खामियां हैं वफाकी हुकूमत में, लेकिन इसके बावजूद भी पीडीएम का जो इत्तेहाद है वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहा है। कहीं ऐसा महसूस तो नहीं होता कि उस इलेक्शन के बाद भी आप लोग फिर कहेंगे धांधली हो गई या कुछ हो गया? जहाँ तक एक तो गिलगित बल्तिस्तान पे साफ और शफाफ इलेक्शन होना इज नॉट एन इशू फॉर कॉम्प्रोमाइज। गिलगित बल्तिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शंस होंगे, वरना ये हमारा मैसेज है, हमारा एक्सपेक्टेशन है, हमसे सबके सामने, प्रेस के सामने, हर जगह हमने ये मुतालबा रखा है, साफ शफाफ इलेक्शंस होंगे गिलगित बल्तिस्तान में। अगर नहीं हुआ उसका कॉन्सिक्वेंसेस ये हुकूमत और इनके सहूलतकारों को भुगतना पड़ेगा। मैं खुद गिलगित बल्तिस्तान जाऊंगा, मैं खुद मॉनिटर करूंगा, मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा और मैं कोई भी गैर आईनी गैर जमहूरी काम बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये साफ और शफाफ इलेक्शंस होंगे, वरना इलेक्शन रात में मैं पूरा गिलगित बल्तिस्तान के साथ आके फौरन इस्लामाबाद बैठूंगा, मुझे किसी का इंतजार नहीं है। हम कब तक बर्दाश्त करें कि आप हमारा वोट पे डाका डालें? हम कब तक बर्दाश्त करें कि हम किसी के कहने पे हुकूमत पाए? गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि वो खुद अपने फैसले करें। गिलगित बल्तिस्तान जमहूरी लोग हैं। गिलगित बल्तिस्तान अपने इंसानी हकूक का पसदारी के अवाम इंसानी हकूक का पसदारी चाहते हैं, और गिलगित बल्तिस्तान में अगर आप साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं कर सकते तो इससे बड़ा कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। ये इंटरनेशनली भी हमारे खिलाफ एक्सप्लॉइट होगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, वहाँ के अवाम के इंटरेस्ट में है कि आप साफ शफाफ इलेक्शंस करवाया जाए। मैंने एक गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से एक ब्रॉडर पॉइंट में, ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में पूरा मुल्क में जो हमारा सियासी कैदी हैं उनको फिल फॉर, हमने अपने APC भी मुतालबा किया था कि पूरे मुल्क में जो सियासी कैदी है उनको सारे सियासी कैदी को रहाया जाना चाहिए। दे शुड ऑल बी सेट फ्री। जो हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन है शहबाज शरीफ साहब है, इसका गिरफ्तारी को भी हमने मज़ामत किया है। हम समझते हैं कि ये हुकूमत जो शहबाज शरीफ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, वो उनका छोटी सोच है और छोटे लोग हैं, और जो एक बुज़ुर्ग है जिनके बहुत सी बीमारियां हैं, सिर्फ अपनी सियासी अना की वजह से गिरफ़्तार किया गया है और उसको रिलीज़ करना चाहिए। खर्शीद शाह साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत सीनियर कारकुन है, जो बहुत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहनुमा, सखर से साबिक अगेन अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली का, आज तक जेल में है। हुकूमत के सहूलतकारों को इनको फ़ौरन फ्री करना चाहिए। और जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ भी हम समझते हैं कि आप कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करेंगे अगर वहाँ भी सियासी कैदी होंगे। मैं आपको 2 सियासी कैदी का जिक्र करना चाहूँगा। एक हमारा अपना जो पाकिस्तान PSF पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का सियासी कारकुन, जो 2005 पे कोई इल्ज़ाम लगा, कोई इंसिडेंट हुआ, और फिर जो 2005 का अलेजिड क्राइम पे इन्होंने इसको मिलिट्री कोर्ट्स के सामने लेकर आए। अब जो मिलिट्री कोर्ट्स था भी नहीं जब जुर्म हुआ, लेकिन फिर भी एक सियासी कैदी को
अपने हुकूक के मुतालबात करते हुए आप इस किस्म के जुल्म करते हो। तो मुमताज़ अली ख़ान जो PSF से ताल्लुक़ रखता था 2005 का इंसिडेंट पे, और फिर 2015 में जब हमारा हुकूमत वहाँ से चला गया और ये मिलिट्री कोर्ट्स का निज़ाम शुरू कर दिया, तब उसका केस मिलिट्री कोर्ट्स के सामने लाया गया था। और दूसरा एक बाबा जान है हुंजा से, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका हुंजा से ताल्लुक़ रखता है, वो भी एक सियासी कैदी है। 2011 से सियासी कैदी रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो प्रेसिडेंट है अमजद एडवोकेट साहब, वो इसका लीगल मदद भी कर रहा है, उसका लॉयर भी बना हुआ है, और वो भी वहाँ के अवाम भी एहतजाज करते हैं। और हम समझते हैं कि अगर आपने साफ़ और शफाफ इलेक्शंस करवाने हैं तो साफ़ और शफाफ इलेक्शंस के लिए आपको ये जो सियासी कैदियों बनाना, इंसानी हकूक़ सियासी कारकुन का पामाल करना। आप सोचिए किसी PSF का कारकुन जो 2005 में अपना पूरा मुस्तकबिल अपना सामने है, अब वो इस किस्म के केसेस और जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आप ये हमें इतना बर्दाश्त होना चाहिए पूरा रियासत में, पूरा हुकूमत में, पूरा मुल्क में, कि हम हर किसी का सियासी जो जिसका दूसरा राय है आप वो बर्दाश्त भी कर सके, उनका तनकीद भी सुन सके। थैंक यू। नवाज शरीफ का और हम सारे जो इस एहतियात में हैं, हम चाह रहे हैं कि इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत हो। ना हकीकी जमहूरियत क्यों नहीं है इस मुल्क में? हकीकी जमहूरियत इसलिए नहीं है कि हमारे बहुत से इदारे, सिर्फ एक इदारा नहीं, बहुत से इदारे ना सिर्फ अपना इदारा का काम करते हैं, मगर या खुद या हुकूमत ने उनको जो काम उनका नहीं है उसमें भी लगाए हैं, जिससे पूरा रियासत को नुकसान हो रहा है, हर इदारा को मुतनाज़ा बना रहा है। आप अगर हमारा जो इंसाफ देने वाला इदारा है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ हर पाकिस्तानी को उसकी तरफ देखना चाहिए कि हमारा इंसानी हकूक़ का पासदारी किया जाएगा, हमारा जमहूरी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, अगर वहाँ वो हमारा हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय डैम्स बनाने उतर पाएंगे तो फिर वो मुतनाज़ा होंगे। वैसे ही जैसे इस माजी के इलेक्शन में जिस तरीके से हर पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर पूरा मुल्क में फ़ौज को खड़ा किया गया था, जो कि ना ज़िया और हक के इलेक्शन में हुआ, जो कि ना मुशर्रफ के इलेक्शन में हुआ, हमारा समझ से बाहर है कि एक तरफ पाकिस्तान का फ़ौज का इंटेग्रिटी है, इनको गैर सियासी रहना चाहिए, गैर मुतनाज़ा रहना चाहिए, और दूसरी तरफ इमरान खान की इलेक्शन के लिए हर पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर अगले आपने कुछ किया होगा या ना किया होगा, इल्ज़ाम तो आपने लगना था। तो ये हम समझते हैं कि हर इदारा को अपने दायरे में रहना चाहिए, और इस तरीके से हर इदारा का फ़ायदा के लिए होगा, मुल्क का फ़ायदा के लिए होगा। और ये खुशायन बात है, अच्छा स्टेप है कि अब जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ इस किस्म का इनसाइड और आउटसाइड डिप्लॉयमेंट नहीं है, जिससे मेरा उम्मीद है कि इस किस्म का मुतनाज़ा इशू नहीं बनेगा। लेकिन हमें अपना जमहूरियत के लिए, हमारा जमहूरियत की जो सफ़र है उसके लिए हर इदारा को अपना काम करना पड़ेगा, और हमें पार्लियामान की सुप्रीमेसी को मानना पड़ेगा। आऊँगा आपके पास। मेरा सवाल आप कर रहे हैं चेयरमैन साहब, बात यह है कि आला शख्सियत से मुलाकात के बाद आपका और मरियम नवाज का और फजलुर रहमान साहब का बिल्कुल जारहाना अंदाज हो गया है। क्या आला शख्सियत के पास ग्रीन सिग्नल मिल गया? क्यों भी तहरीक चलती है उस पर कोई ना कोई ग्रीन सिग्नल तो लाजमी मिलता है। एक तो हम ग्रीन सिग्नल की तरफ नहीं देखते, और ना ही हमने माजी में देखा है। हम
हम जमहूरी अंदाज में जमहूरी तरीक चलाते हैं और हम सिर्फ़ और सिर्फ अवाम की तरफ देखते हैं और अवाम की सिग्नल की तरफ देखते हैं। और अगर आप जिसको जैसे मुझे जो पता है आपको ये अंदाज़ा होगा कि अवाम तो हमसे तंग आने शुरू हो चुके हैं कि आप कब इस हुकूमत के ख़िलाफ़ सही तरीके से सही अंदाज में निकलेंगे। हम समझाने की कोशिश भी करें कि कोविड कोई चीज़ है और हमने लॉकडाउन, वो उनका प्रायोरिटीज़ में ये है कि इस हुकूमत से जान छुड़वाए। इस हुकूमत ने हमारा जीना हराम कर दिया। भाई क्या कह रहा था? एक तो हर जमात का अपना सियासत होता है और हम अपना ही मंशूर को आगे लेके चलेंगे। मौलाना साहब का अपना मंशूर है, वो जिस अंदाज से और जिस तरीके से अपने मंशूर पे बात करेगा वो अपनी मर्ज़ी। मैं भी जब पीपल्स पार्टी के मंशूर पे बात करूँगा तो वहाँ मेरा सबसे पहला शिक तो ये होगा ना कि इस्लाम हमारा दीन है। फिर हम अपने जो जमहूरियत के लिए, इस्लामी मसवात के लिए ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो हम अपना मंशूर पे चलते हैं, मौलाना साहब अपना मंशूर पे चलेगा। हम समझते हैं कि सियासत और मज़हब का दे शुडंट बी मिक्सिंग ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, इसलिए सियासत इतना इस लेवल पे पहुंच चुका है जहां हमें मज़हब का नाम ही नहीं लेना चाहिए। लेकिन मौलाना साहब अपना सियासत करेगा, हम अपना सियासत करेंगे। हमारा जो सिंगल पॉइंट एजेंडे है, जो हमारा कॉमन गोल्स है, वो ये है कि इस मुल्क में जमहूरियत हो, इस जमहूरियत के नतीजे में हम सब का हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। और फिर मौलाना साहब अपना सियासत करेगा, हम अपना सियासत करेंगे। इंशाअल्लाह हुकूमत के ख़िलाफ़ तो जद्दोजहद को कामयाबी होना है, इसलिए इस मुल्क के गरीब आवाम की दुआओं हमारे साथ है और इस मुल्क की गरीब आवाम की दुआ जो है उसमें सबसे ज़्यादा ताकत है। इस हुकूमत को जाना ही जाना है। अब हमारा जो अपोजिशन जमातें हैं हमारे ऊपर है कि ये कैसे होगा, कब होगा। थैंक यू।